हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य आज एक पुनः नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इस बात को कहा था कि मटेरियल बाजार में काफ़ी ज़्यादा है, किताबें भी काफ़ी अच्छी है जो एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको समझना है स्पेशली व्यू कि क्या चीज़ कोई टॉपिक को क्या बेहतर चीज़ें हो सकती है, क्या उसके नेगेटिव पहलू हो सकता है, क्या उसके पॉजिटिव पहलू हो सकता है। इसी चीज़ों को लेकर के एक जो परंपरा, एक जो सिलसिला हमने जो शुरुआत की है, उसी सिलसिला को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो मैगजीन या संस्थान का जो मैगजीन आता है उसमें काफ़ी सारे मटेरियल आते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातें कही जाती है। साथ ही साथ एक चार्टेड वर्क भी दिया जाता है 15 दिन के लिए कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो ये टॉपिक तो है ही, लेकिन आज हम स्पेशली व्यू को लेकर के चलेंगे। खास करके अभी वर्तमान परिस्थिति आज एक चीज़ों को लेकर चलना चाहेंगे, वो मुद्दा है आपको स्पेशली भारत और चीन। भारत और चीन के रिलेशन को लेकर के अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है इससे कई मायने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मामला राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा का जब बनता है तो वहाँ कहीं विपक्ष नहीं आता। वहाँ विपक्ष शब्द जो लॉजिक आता है वो केवल एक सुरक्षा को लेकर के आता है कि ऐसा नहीं हो कि हम कहीं ज़्यादा प्रभावी हो जाए और बदले में कहीं जो हमें जो रिएक्शन फेस करना पड़े वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े खतरा हो जाए। इसीलिए कहा था दूरदर्शिता। और जो मीटिंग होती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में या सेनाध्यक्ष जो मीटिंग ये लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर इस चीज़ की पॉलिसी होती है कि हमारा टारगेट क्या, हमारा गोल क्या, हमें करना क्या होगा। तो राजनीतिक स्तर पर नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है पॉलिटिकल स्तर पर। इसीलिए देना होगा कि क्या ये वर्तमान परिस्थिति चीन के साथ उलझने के लिए काफ़ी है। अगर यहाँ से आदेश आता एक्शन को, तब सेना का स्तर पर जो मीटिंग होती है कि अब कैसे हम इसको रिएक्शन दें और किस प्रकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को लेना है और कम से कम नुकसान को प्राप्त करना, किसी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हमेशा होती है। तो खैर सबसे पहले तो मैं इस बात को मैं बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, अभी भारत और चीन के चीज़ों को लेकर देखा जाए तो अब तक अगर इतिहास के स्तर पर देखा जाए 47 के बाद तो भारत बैकफुट पर कहीं ना कहीं चीन के मामले में, खास करके 1962 की बातों को अगर आप देखेंगे जिसमें कि भारत की एक तरह से कहा जाए हार हुई, उस हार के बाद कभी भी हम फ्रंट स्थिति पर नहीं पहुंचे। वर्तमान सरकार को भी अगर आप देखेंगे तो हम पाकिस्तान के प्रति तो काफ़ी अटैकिंग दिखते हैं, लेकिन चीन के प्रति नहीं। संभवतः वर्तमान सरकार की सोच यह है कि चीन से पार पाना संभव नहीं है, इसलिए उस पहलू पर उन्होंने बहुत ज़्यादा विचार करना नहीं चाहा। लेकिन बीच बीच में एक दो घटना घटी, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर लेकर के, जो लद्दाख के मुद्दे पर लेकर, डोकलाम के मुद्दे पर लेकर के, तो हमारा जो पक्ष था काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विरोध करा। अभी वर्तमान परिस्थिति जो खास करके जो नेपाल में जो स्थिति बनी है, जो लिपू लेक लद्दाख के आसपास की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं चीन उसका बैकअप कर रहा है, नेपाल को बैकअप कर रहा है। तो भारत को ऐसे परिस्थिति में क्या करनी होगी? तो भारत ने एक बेहतर काम किया, तेजस, यानी कि अब ये बताना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थितियाँ 1962 के परिस्थितियों से बिल्कुल डिफर हो चुका। भारत एक विश्व शक्ति तो न केवल एक स्वयं बना है, बल्कि दूसरा पहलू ये भी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय संधि को, समझौते को, रूपों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने की परिस्थिति में अब भारत आ चुका। एक ऐसे दौर में जहां हम ग्लोबलाइजेशन की चर्चा करें, टोटल का टोटल सरकार की नीतियाँ, अर्थव्यवस्था पर टिकी हो, ऐसे परिस्थिति में युद्ध कदापि नहीं होगा। इसलिए कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता है कि युद्ध हो। तो यहाँ हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चीन का कमजोर पहलू क्या क्या है। तो सबसे पहले एक करके बिंदुवार चर्चा करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे भारत के लिए मजबूत पक्ष क्या क्या है, और जो भारत का मजबूत पक्ष क्या क्या है, जो चीन के लिए कमजोर पक्ष है। सबसे पहली चीज़ें हैं कि हमारी सेना एक राष्ट्रीय सेना है, एक राष्ट्रीय बोध पुरुष से फीलिंग्स है, जबकि चीन की सेना राष्ट्रीय सेना नहीं है, वो एक पार्टी की सेना, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना, जो एक केवल प्रॉफिट के आधार पर वो फीलिंग्स नहीं होगा जो एक राष्ट्रीय सेना की। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना होगा
कि अगर हम ज्यादा रिएक्शन कर पाने की स्थिति में रहें तो कहीं ना कहीं चीन की सेना आपस में बगावती बनेगी, वो बैक कर सकता है। चीन में ये है, लेकिन भारतीय सेना के साथ ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सेना है भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए, जबकि चीन की सेना चीन की संप्रभुता की बात नहीं सोच रही है, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की संप्रभुता की बात सोचती है। पहला एक हमारे लिए सकारात्मक पक्ष। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को जैसे देखेंगे, कोरोना के मामले में जिस प्रकार चीन बैकफुट है, दुनिया में कई देशों ने यूएनओ में, WHO में कई मामले पर हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने जिस प्रकार बैकफुट पर चीन को डाला, चीन का अंतर्राष्ट्रीय इमेज काफी हद तक प्रभावित हो गया। और चीन एक ऐसे परिस्थिति में जो एक विश्व शक्ति के रूप में, दुनिया दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ, वहां चीन कदापि नहीं चाहेगा कि युद्ध का वातावरण लाया जाए, और युद्ध का वातावरण लाया जाए जिससे उसकी इकोनॉमी और डैमेज हो जाए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ? अब पॉइंट नंबर 3 में देखें, भारत का एक मजबूत पक्ष ये भी है कि अभी अमेरिका में चुनाव होने वाला है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो स्थिति बहुत बेहतर नहीं दिख रही, जो अभी स्थिति है, कहीं ना कहीं अमेरिकी जनता के एक राष्ट्रपति पर एक दबाव है कि हम विश्व प्रभुत्व को पुनः कायम करें। अब विश्व प्रभुत्व में कायम करने में सबसे बड़ा जो रोड़ा या अवरोध जो बन रहा है वो है आपका चीन बन रहा। तो चीन को घेरने के लिए इंडो पैसिफिक एक जो उन्होंने एक समझौता किया था, एक पक्ष रखा था, इंडो पैसिफिक यानी इंडिया है, और पैसिफिक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का जो समूह बनाया था, ये कहीं ना कहीं चीन के लिए अटैकिंग मुद्रा में है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पक्ष है। तीसरा है चीन के बैकअप में जो रूस की स्थिति है, तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विगत अगर 2 दशक से अगर हम लोग देखें तो रूस उस स्थिति में नहीं है कि चीन के समर्थन में वो युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। हाँ, समर्थन में बोल सकता है, यूएनओ में प्रस्ताव ला सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस मुद्दे पर आए तो रूस के अभी हालात स्वयं बहुत अच्छी नहीं है। एक शक्ति के रूप में आ रहा, चीन को ही बैकअप कर रहा, अपने आप को पर्दे के पीछे। और अभी जो पुतिन जो 2000 जो रूस के जो राष्ट्रपति 2036 तक लगभग आपका राष्ट्रपति बनेंगे, तो इस तरह कहीं ना कहीं एक जो संभावना जो बन रही है रूस के आंतरिक राजनीति का कि पुतिन के बारे में विरोध है, सेना का बहुत पूर्ण समर्थन नहीं हो सकता, इसलिए मेरे दृष्टि से रूस बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं रहेगा। चौथा महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर मुद्दा आज यूएनओ काफी प्रभावी हो चुका, अब ऐसे परिस्थितियों में यूएनओ के प्रभावी होने के परिस्थितियों में मामला अगर यूएनओ में पहुंचता है तो एक नैतिक पक्षों को देखा जाएगा, कानूनी पक्षों को देखा जाएगा, कहाँ स्थिति है। लिपू लेक का जो मामला बनता है नेपाल के साथ है, नेपाल को सपोर्ट चीन क्यों कर रहा, इन सारी चीज़ों की जो बातें उठेगी तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक पक्ष हो सकता है। और अमेरिका वर्तमान परिस्थिति में जो जिस तरह के व्यवहार हुआ है, खास करके हम कह सकते हैं कि चीन के प्रति उनका व्यापार है, चाहे ट्रेड वार को मामला को लेकर हो या राजनीतिक मामला हो, दक्षिणी चीन सागर का मामला हो, अमेरिका के साथ चीन एक बिल्कुल एक तनावपूर्ण स्थिति में। तो ये बातें तो थी। चौथा 5वां पॉइंट के रूप में एक और बहुत ही बेहतर चीजें हैं, अभी चीन को हम अगर इस मुद्दे पर उलझा सकें, नंबर 5वां देखेंगे, अगर उलझा सकें कि अगर वो उलझता है तो कहीं ना कहीं तिब्बत और ताइवान के मुद्दे फिर से हावी हो जाएंगे, और तिब्बत और ताइवान के मुद्दे हावी होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच कहीं ना कहीं चीन के विरुद्ध होगा। और चीन का जो इमेज खास कोरोना को लेकर के हुआ है, और चीन जिस प्रकार इकोनॉमिक को फाइट करने की स्थिति में चला है, वन रोड वन बेल्ट के माध्यम से, जिसको BRI नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए चीन के इमेज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है काफी निगेटिव हो सकता है। तो ये पहलू जो है हमारे लिए सकारात्मक है। इसके अलावा एक और जो मार्के वो जो 6वां पॉइंट है, चीन में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना होगा, विकास हमें चाहिए लेकिन स्वतंत्रता के मुद्दे पर नहीं। नंबर 1 एक व्यक्ति की चाहत या इच्छा होती है स्वतंत्रता, और इसके बाद तत्पश्चात ही विकास है। अभी चीन की स्थिति को अगर आप हम देखेंगे तो जिस प्रकार 1948-49 में सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया, कोई एक विपक्षी बातें नहीं है। लोकतंत्र के रूप में जो प्रयास हो रहे वो प्रयास वहाँ नाकाफी है। चीन की सरकार समझती है कि जब भी लोकतंत्र का समर्थन की बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, चीन अपना इंटरनेट को बंद कर देता है। उसको इस बात का हमेशा डर है कि कहीं जनता
अगर स्वतंत्रता को लेकर के सड़कों पर आ जाए तो कहीं ना कहीं चीन के सरकार पर यह दबाव बनने लगेगा कि हमको स्वाधीनता स्तर पर, स्वतंत्रता के स्तर पर लाना पड़ेगा, लोकतंत्र की बहाली करनी पड़ेगी। और संभवतः यही कारण है कि चीन जो है वो स्वतंत्रता के मुद्दे को गौण कर करके वो पड़ोस के साथ लड़ाई लेने की स्थिति में रहता है और अपने जनता को ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे हैं। इसलिए आपके पास अगर एक दलीय शासन व्यवस्था है तो उसका कोई नकारात्मक चीजें नहीं, काफी सकारात्मक पहलू के लिए अल्टीमेटली आपका विकास हो रहा है इन चीजों को लेकर के। और एक लास्ट अंततः जो 7वां बड़ा पॉइंट है वो इकोनॉमी को लेकर के। आप देख सकते हैं कि चीन सस्ता माल के रूप में लेकर के प्रत्येक देशों तक पहुंच चुका है, लेकिन कोरोना का जो प्रभाव जो है कहीं ना कहीं उसकी इमेज को प्रभावित किया है। और इसलिए हमें लगता है कि चीन कि अगर सामानों का अगर भारत विरोध करता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक चीजें होगी। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर इस कंक्लूड कर सकते हैं कि सरकार के स्तर पर इनको विरोध करना संभव नहीं है, लेकिन जो बातें वो कर रहा, चीन कर रहा, उसको हमको मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में हमें होना होगा। हमें बिल्कुल बैक फुट पर नहीं, हमें फ्रंट फुट पर आके काम करना होगा, पहली बात। दूसरी बातें हैं कि एक आम जनता, एक भारतीयों के स्तर पर देखा जाए तो हम चीन के सामानों का उपयोग कम से कम कर करके हम इसका विकल्प को तैयार कर करके हम अगर सामानों का यूज करेंगे तो न केवल देश में रोजगार बढ़ेंगे, मुद्रा भी यहाँ रह सकता है। इसके अलावा चीन की इकोनॉमी भी बहुत हद तक कमजोर हो सकती है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बाजार है। और आपको बता दें कि हम उसके 10वां सबसे बड़ा बाजार के रूप में चीन के दृष्टि से, हमारा तो दूसरा बड़ा है चीन, लेकिन चीन के दृष्टि से 10वां बड़ा है। तो चीन को हम बैकवर्ड पर इस रूप में डाल सकते हैं। और चीन एशिया में अगर उसका काउंटर कर पाने की स्थिति में है तो यही 1-2 राष्ट्र हैं, जिसमें जापान आ रहा है, दूसरा भारत आ रहा है। और भारत एक समृद्ध, जिसकी कल्चर भी बहुत अच्छी है रही है, एक समृद्ध सनातन धर्म वाले भी लोग रहे हैं, और एक विकासशील जो सोच हमारी जो है कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आता है। अब जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेले और हम चीन के हर बातों को कह सकते कि हम समझौता करने को तैयार है, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। ये निष्कर्ष हो सकता है हमारे। अगर इस निष्कर्ष के साथ अगर हम लोग इसी भाषा को आप अपने अपने तरीके से अगर करते हैं तो मेरा मानना है ये राष्ट्रीय सोच है और इस पर एग्जामिनर आपको काफी अच्छा मार्क्स दे भी सकता है। आज इस टॉपिक को मैं यही समाप्त करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं पुनः उपलब्ध रहूंगा। आज के इतना ही, धन्यवाद।